और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन को लेकर के, क्योंकि आज से 3 दिन संसद के बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 3 दिनों में एक नया इतिहास रचा जाएगा। और ऐसे में अमित शाह की तरफ से बिल पेश करने के बाद में उन्होंने आखिर क्या कुछ बोला है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रोफेसर सुरेखा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, उनके पास चलते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर सुरेखा जी, जिस तरह से आप इस वक्त संसद का रुख देख रहे हैं कि तकनीकी आधार पर जो विपक्ष है इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई पहले से ही बिल मौजूद है, सरकार को फिर से संविधान संशोधन की जरूरत क्या पड़ी। इस मुद्दे पर आप किस तरह से देखते हैं इस विपक्ष के इस ऑब्जेक्शन को? पहले भी हमने इसमें चर्चा की कि अगर ये इतना आसान होता कि एग्जिस्टिंग सीट में करिए, नया डिलिमिटेशन मत करिए और जनगणना पहले करिए। एक और आप उसको पीछे धकेलने की बात कर रहे हैं कि पहले जनगणना हो जाए, उसके आधार पर डिलिमिटेशन हो और फिर थर्ड प्लेस पे कहीं हम विमेन रिजर्वेशन की बात करें, जो कि मुझे लगता है इस बीच 3-4 लोकसभा इलेक्शन वैसे ही निकल जाएंगे। बिल्कुल। तो आज तो वो दिन था जो मैं समझ पा रही थी कि सबको इसका श्रेय लेना चाहिए था, हर उस सांसद को, हर उस पॉलिटिकल पार्टी को जो महिलाओं का भला करता है। और एक बात जो उभर के सामने आई कि आपने कहा कि ओबीसी की उसमें क्या व्यवस्था होगी। अभी जब टेबल किया जाएगा ये संशोधन विधेयक और इसमें चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से ये जो मार्जिन में खड़ी हमारी बहनें हैं, दलित महिलाएं हैं या ओबीसी हैं, उनके लिए भी आरक्षण की संविधान सम्मत व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जब आप कभी एक धर्म की बात करेंगे तो वो सीधा सा है कि आप जिसको मर्जी उसको टिकट दें। बिल्कुल। वो महिला होगी, आप किस धर्म की महिला है, क्या है, ये आपकी पार्टी पे डिपेंड करेगा। और जो पार्टी के अंदर रिजर्वेशन है, ये पार्टी के अंदर रिजर्वेशन का फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं होता। फिर आप उन रिडंडेंट पदों को ढूंढते हैं जहां पे महिलाओं को बहुत कुछ नहीं करना है। आप पार्टी प्रेसिडेंट, कितनी महिलाएं हैं किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की पूरे राज्यों में जो कि पार्टी प्रेसिडेंट के पद पर हैं। आप उन्हें उपाध्यक्ष बना देंगे, आप उन्हें कोई ऐसा पद दे देंगे कि वो संख्या पूरी कर सके और ये ट्रांसलेट हो डिसीजन मेकिंग में, ये आवश्यक नहीं है। और मुझे ये लगता है कि जितना भी ये वर्ड बोला जा रहा है कि हम महिला आरक्षण के तो समर्थन में हैं, क्योंकि मैं भी आपने आज ये मौका दिया है कि मैं अपने ऑफिस से ही ये देख पा रही हूँ इस चर्चा को, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे आप एक सेफ पैसेज लेना चाह रहे हैं। आप एक तरीके से महिला आरक्षण का विरोध भी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का आप तरीका बदलिए। कोई भी चीज अगर इम्प्लीमेंट आज और अभी करनी है तो उसके लिए आपको सेफेस्ट रूट ढूंढना है। तो वो सेफेस्ट रूट यही है कि आप डिलिमिटेशन आयोग बनाएं। वो डिलिमिटेशन आयोग ये बताए कि कौन सी सीट रिजर्व होनी है, और ये जैसा कि सूत्रों से पता लगा कि 15 साल के लिए होगा, यानी 3 लोकसभा इलेक्शन जिसके अंतर्गत कराए जाएंगे। तो आप उन 3 लोकसभा इलेक्शन में इस बात की चर्चा कर सकते हैं कि कौन सी सीट आयोग ने, जो डिलिमिटेशन आयोग है, वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर रहा है। लेकिन सीधी जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि ये लगभग 3 दशक के बाद ये मौका आया है जब 1-to-1 वार्ता हो रही है। सरकार इसको पास कराना चाह रही है। सरकार इसको जनगणना के बाद के बजाय डिलिमिटेशन आयोग को रिपोर्ट देने के बाद इसको तुरंत 2029 में लागू करना चाह रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मौका है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये राजनीति एक बहुत ही पुरुष वर्चस्व वाला सेक्टर है कि जहां मैं उत्तराखंड की भी बात करूं तो 5वीं विधानसभा में 4 पहली वाली में थे, फिर 4 थे, फिर 5 थे, फिर 5 थे। आज हमारी 8 एमएलए हैं। और अगर ये लागू हो जाता है एग्जिस्टिंग सीट में, अगर हम इसकी बात करें तो उनकी संख्या 24 से 25 होगी, यानी जो कि बहुत ही उदारता वाला भाव है, जो मुझे नहीं लगता
कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने से करेगी, इसीलिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने तय किया होगा कि इसको स्ट्रक्चरली इंटरवीन किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनली इसको चेंज किया जाए, उसके बाद ही महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। बहस बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं देख रही हूं कि लास्ट में एक फुटनोट की तरह एक लाइन बोली जा रही है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन उससे जो उनका मेन टेक्स्ट है वो पूरा विरोध में है और आखिरी लाइन में हर व्यक्ति ये कह रहा है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। यानी कि अब उनकी जो वॉइस है वो एक मेजर वॉइस बन गई है 2023 के बाद, नारी शक्ति वंदन विधेयक के बाद। इसलिए ये कहना भी राजनीतिक रूप से गुणा भाग की तरीके से देखा जा रहा है कि हम अगर ये कहते हैं इसके विरोध में हैं तो शायद पॉलिटिकल हमें फायदा नहीं होगा। तो ये धीरे धीरे माइंडसेट बदलेगा और इसमें सरकार का जो रुख होगा, जिस तरीके से इसको पास कराया जाएगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 2014 और 2019 और 2014 का अगर आप आंकड़ा लें तो 1.9 के करीब टर्नआउट रह गया था। यानी कि जो मेल थे उन्होंने 1.9% ज्यादा वोट किया था, जो कि 1967 में 11 पॉइंट समथिंग था। गैप इतना बड़ा था कि विमेन वोट करने नहीं जाती थी। वो सिकुड़ के 1.9 रहा, लेकिन 2019 और 2024 का लोकसभा इलेक्शन इस मामले में बहुत ही अच्छा रहा कि हिस्टोरिक रिवर्सल हुआ और महिलाओं ने पुरुषों से अधिक पोलिंग बूथ में जाके अपना मतदान किया। और उत्तराखंड में ये गैप 5 से 6% है, बल्कि 35 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आउट ऑफ 70 जहां पे महिला और पुरुषों के वोटिंग परसेंटेज में 7% के करीब का गैप है। यानी जो जेंडर गैप है उसमें महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ के 35 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट किया और सामान्यतः पूरी 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो औसत रहा वो 5% के करीब महिलाओं ने अधिक वोट किया। तो महिलाएं अधिक वोट करती हैं जब उन्हें लगता है कि पॉलिसीज उनके फेवर में बनाई जा रही है, जब उन्हें लगता है कि जेंडर बजटिंग में हर तरीके के बजट में उनका कुछ प्रोपोर्शनेट उनका भी एक भागीदारी निभाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं आगे जाके वोट करती हैं और उन्हें अपने डेमोक्रेटिक राइट का पता होता है। तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही टैक्टिस तरीके से मेटिकुलसली आज बहस में सब लोग भाग ले रहे हैं और हम सब लोग बहुत बारीकी से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेफ पैसेज के माध्यम से इसको दबाया भी जा सके और अपनी जो एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है उसको भी क्लियर रखा जा सके महिलाओं के फेवर। बिल्कुल, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि नारी शक्ति को लेकर तो सभी राजनीतिक दल जो है वो साथ आने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस आरक्षण को देरी करने में भी कहीं ना कहीं वो बात कर रहे हैं कि परिसीमन को लेकर के कहीं ना कहीं इस समय बात फंसी हुई नजर आ रही है। हालांकि जो सत्ता पक्ष है वो लगातार इसको लेकर के जो विपक्ष की तरफ से जो सवाल है उनके जवाब भी देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त लोकसभा का। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वहां के हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए डिवीजन तो अब मतदान की प्रक्रिया शुरू करें। को कनेक्शन दे दो, साथ कह रहे हैं कि पर्ची गिनते रहेंगे बाद में। जल्दी करना है, ज़्यादा मत करना।
अभी ऐसा है ना, पहले सारी पार्टी पता क्या कह रही है, सारी पार्टी कांग्रेस भी कह रही है यार यार एक आदमी के लिए मतदान करा रहे हैं। तो फिर कर दिया ना, अब उसका कोई दिक्कत इस टाइम तो कांग्रेस मांग रही थी अब इस टाइम में करोगे तो फिर इकट्ठी करो दे दो सर, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करो। तो आपने देखा इस वक्त जो अधिनियम पेश किया गया, विधेयक जो पेश किया गया है, उस पर डिवीज़न की मांग की गई है और लोकसभा में पेश किए हुए तीनों ही बिल्स पर अब डिवीज़न हो चुका है, जिसके नतीजे अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने होंगे और उसकी आधिकारिक घोषणा भी संसद के पटल पर की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल हमारे नारी शक्ति वंदन के इस खास कार्यक्रम में मुझे और मेरे सहयोगी अजय मिश्रा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।